नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है बीसी राज्य अधिकार समिति द्वारा जो है विधानसभाओं में पिछड़ों के आरक्षण के लिए ओबीसी का जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सुरेश दासू जी जो कि व्यवस्थापक अध्यक्ष हैं इस धरने के, उनसे जानते हैं ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और क्या ये मांगे रख रहे हैं। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। हम क्षेत्र में बहुत सारे राउंड टेबल समावेश और बहुत सारे अपने इंटेलेक्चुअल से बात करने के बाद हमें ये चीज हमने लिया है, ये मांग हमने लिया है कि ये हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों से जो ओबीसी वालों का विवक्षा चल रहा है, वो अनटचेबिलिटी जो चल रहा है, उसको हटाने के लिए हम एक बड़ा निर्णय लिया है। अभी 75 सालों से इस देश में ओबीसी वालों का कुछ आरक्षण नहीं है। अभी वो असेंबली में या पार्लियामेंट में पहुंचना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आज हम देखे गए तो क्षेत्र में एक एमएलए बनने के लिए 50 करोड़ खर्चा करने का सिचुएशन ये गवर्नमेंट्स ने ऐसा हालत बना के रखा है। तो अभी आपको लगता है अभी भी अनटचेबल है चीजें? अनटचेबिलिटी मतलब ये पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी तो अभी भी ओबीसी वालों को चल रहा है, क्योंकि उसका कुछ आरक्षण नहीं है। असेंबली में आरक्षण नहीं है, पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं है। हम चाहे तो हम देखें तो अपना एक 73rd आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, उससे अपने ग्राम पंचायती इलेक्शंस में ओबीसी वालों को आरक्षण मिला था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अपने वालों को म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में ओबीसी वालों को आरक्षण मिला था। हम ये मांगते हैं कि ऐसा अपना असेंबली एंड पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो मोदी जी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो अगर करे तो अपने वाले 27% जो असेंबली और पार्लियामेंट में आने का संभावना बढ़ जाएगा। वो अगर आए तो हम भी अपने वालों के लिए सेवा कर सकते हैं, हम भी अपने वालों के लिए काम कर सकते हैं। मोदी जी खुद बोलते हैं कि पिछड़े वालों के साथ ही ये देश का बजट 45 लाख करोड़ पहुंच गए। तो इतना कुछ बजट बढ़ाने में ओबीसी वालों का और पिछड़े वालों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो अभी पिछड़े वर्गों के लिए सम्मान करने के लिए पिछड़े वर्गों को अगर असेंबली पार्लियामेंट में आरक्षण दे दिए तो ये विवक्षा जो है वो हट जाएगा। सर, पिछड़े वर्ग से तो प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, क्या लगता है फिर भी वो क्यों नहीं कर रहे? हम इसीलिए मांग रहे हैं ना, जब प्रधानमंत्री अपना ओबीसी प्रधानमंत्री के पोजीशन में है तो अभी करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी भी नहीं, अभी नहीं होता है तो कभी भी नहीं। पिछले 75 सालों से जो नहीं हुआ है, अभी ये मोदी जी के नेतृत्व में हम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अपने लगता है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में हो सकता है, अगर सही तरीके से अगर वो करना चाहता है, सही दिल से दिमाग से और करना चाहता है तो जरूर हो जाएगा। आप एक बात देख लीजिए, अपने हिंदुस्तान में पैदा होके ब्रिटेन में जाके अपने हिंदुस्तानी वाले वहां पे प्रधानमंत्री बन गए। अपने हिंदुस्तान में पैदा होके यहाँ से जाके अमेरिका में उपाध्यक्ष बन गए, वहां पे बहुत सारे गवर्नर भी बन गए। अपने पास बहुत सारे टैलेंट है, ताकत है। ओबीसी वालों के पास बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे ताकत है। तो उसको ऊपर लाने के लिए, उन लोगों को साधिकारता देने के लिए, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए केंद्र सरकार को ओबीसी वालों को तुरंत आरक्षण देना ही चाहिए लेजिस्लेचर में। वो 54% तो हम जानते हैं, लेकिन वो 54% करने में थोड़ा कैश सेंसस का कुछ जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसलिए हम जैसे 27% एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में जो दिए थे, वैसे ही ओबीसी वालों को 27% आरक्षण पहली मोड में दे दीजिए। पहली मोड में देने के बाद अपने वाले जो आएगा ना, बाद में अपने वालों से ये कैश सेंसस हो जाएगा और बाकी जो कुछ भी बची है, इसी कारण से जो है जातीय जनगणना नहीं हो रही है। हाँ, एब्सोल्युटली वही है ना, उसी के कारण से अपना जातिगत जनगणना नहीं हो रहा है। जनगणना तो रुके है क्योंकि कुल गणना भी कैश सेंसस कैश पे भी हम जनगणना हो गई तो कहीं ना कहीं सरकार भी विवश हो जाएगी आरक्षण देने के लिए, उनको डर लगता है। एग्जैक्टली। तो ये जनगणना भी अपने पैसों से हो रहा है। ये जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार ने 4190 करोड़ का बजट रख दिया। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अपने हाथ से, अपने जेब से आ रहा है ना, अपने टैक्सेस से ना।
वो अपने पैसे इस्तेमाल करके और वापस अपने को कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? तो पैसों का नुकसान नहीं होगा इससे? पैसों का नुकसान हो रहा है ना, वो अभी कर रहा है। पैसों को सही इस्तेमाल करे तो अपने जाति का पूरा डिटेल वहां पे आ जाएगा, उसके अनुसार जो कुछ भी निर्णय लेना है तो निर्णय ले सकते हो। लेकिन ओबीसी वालों के लिए तो काफी छूटें भी दे रखी है, तो आप चाहते हैं कि अब राज्यसभा लोकसभा में भी उनको जो उनका हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सही बात है, बजट भी ओबीसी वालों को बजट नहीं मिल रहा है। ओबीसी ज्यादा वोटर्स भी देखा जाए तो वही है। वही ओबीसी है, मैं बोल रहा हूँ ना, हम तो ये मानते हैं 60% ये हिंदुस्तान में ओबीसी ओबीसी वोटर्स है। तो मोदी जी भी तुरंत इसके बारे में सोचना चाहिए। जब वो एक बीसी प्रधानमंत्री बनता है, अभी मोदी जी भी आने वाले सालों पे रिटायर होने वाले हैं, तो उसके नेतृत्व में ही ये काम होनी चाहिए। उसके नेतृत्व में अगर ये काम होता है तो ओबीसी के नौजवान, ओबीसी के वर्ग जो है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहेगा, कृतज्ञता पूर्व से रहेगा। तो कुछ पब्लिक से भी कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक तो जान रहे हैं, पब्लिक को सचमुच हर एक चीज मालूम है। अभी बीजेपी पार्टी ये चीज को लेके तुरंत ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो करना है उसको तुरंत करने के लिए कोशिश करना चाहिए मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये नहीं करता है तो सभी लोगों को पता चलेगा कि ओबीसी लोगों के ऊपर इस गवर्नमेंट को प्यार नहीं है, इस गवर्नमेंट को सेवा भाव नहीं है, इस गवर्नमेंट का कुछ कृतज्ञता नहीं है। तो लोग तो सब जान रहे हैं। अभी ये मौका आ गया, ये टाइम आ गया, पिछड़ों को सेवा देश की सेवा, पिछड़ों की रक्षा देश की रक्षा, ये बात को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी को और बीजेपी गवर्नमेंट को जाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ज्ञापन किसी से दे रहे हैं? विज्ञापन प्रधानमंत्री जी को एक विज्ञापन जा रहा है। प्रधानमंत्री उसके कैबिनेट में जितने भी ओबीसी मिनिस्टर से उन लोगों को भी जा रहा है, और साथ में जितने एमपी फोरम है जो उन लोगों को भी विज्ञापन भेज रहे हैं। ये सब अगर ये आपकी मांग नहीं फुलफिल होती है तो 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं, तो अब क्षेत्र में जाते हैं ना, क्षेत्र में जाके वहां पे लड़ने के लिए, तो इसको हराने के लिए कोशिश करेंगे। हराने के कांशीराम जी ने तो बताया था ना, जब आप जीत नहीं सकते हो पहले बागी वालों को ना तो अपना इसको हराने के लिए कोशिश करो। मतलब आपकी बात मान जाते हैं तो आप उन्हें जिता देंगे? मतलब साथ देंगे, कैसे भी साथ देंगे। ठीक है, अगर आपकी बात मान लेते तो आप जिताने का पूरा प्रयास करेंगे? जिताने का प्रयास हम नहीं करें, लेकिन उसका थोड़ा पॉजिटिविटी रहेगा। मेरा नाम गुंता आनंदम, तेलंगाना राष्ट्र उद्यम आरटीसी जेएसी चेयरमैन, बीसी राज्याधिकार समिति कोर कमेटी मेंबर हूँ मैं। आज आप क्या करने आए हैं? आज हमारा बीसी राज्याधिकार समिति से जो राष्ट्र का रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्सेस, हर एक आदमी की वो डिसेंट मैनर से सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ऐसा होना बोले तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन करने की गवर्नमेंट का वो बाध्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं कर रहे, वो कराने के लिए एक है। सेकेंडरी क्या है बोले तो पूरा ये गवर्नमेंट सिस्टम पावर टोटली ये एडवांस्ड कास्टों में वो लेके ये पिछड़े वाले लोगों का तकलीफ है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो कनीसन एटलीस्ट पार्लियामेंट में, असेंबली में भी वो मुद्दा नहीं लेके आ रहे हैं, उसके लिए डिप्रेस करने का कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों बोल तो वो उधर रहने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हमारा वोट से उस रिप्रेजेंटेटिव बन गए, मगर हमारा तकलीफ को उसमें चर्चा नहीं कर रहे, उसका डिप्रेस नहीं कर रहे। उसीलिए हम कर रहे हैं जो अपने समाज का होगा तो वो आपकी तकलीफ भी सुनेगा और आपकी मुद्दे उठेगा। क्यों बोले तो हमारे को 54% है, 54% पॉपुलेशन में रहे तो भी तो चट्टसभा में सम कास्ट पिछड़े वर्गों का कास्ट एक भी मेंबर नहीं है। 10-15 लाख रहे तो भी ये अच्छा नहीं है, ये दिस इज डिसइक्वालिटी रहता ना। हम लोगों का क्या है बोले तो ये पिछड़े वर्गों का इंटेलिजेंस है, ये पावर है, वर्क करने का एटीट्यूड है, उन लोगों का भी ये गवर्नमेंट को, ये देश को एडवांस करने को, ग्रोथ करने का है। तो इन लोग भी वो डिस्कशन में पार्लियामेंट में हिस्सा दिए तो पार्टनर इन्वॉल्वमेंट कर दिए तो और भी देश बढ़ जाने के रहता। तो जो साइंटिफिक रिसर्च करके 27% आप रिजर्वेशन दिया एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में, वैसे ही ये चट्टसभा में भी 27% इम्प्लीमेंट होना बोल के हम
डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं तुम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में 54% है, एज पर पॉपुलेशन बोल रहे हैं, कई को 27 बोल रहे, तो वो 54% करे सो ये जनाबा का सेंसस नहीं करा, वैसे ही बीसी कैश वो नहीं करा, इसलिए डिले हो रहे हैं। इसके डिले से बचने के लिए हम 27% होने के बाद उसके लिए भी फाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तेलुगु में आप सारी डिमांड बोल दो, अपना नाम। कोई बात नहीं, पकड़। आपका नाम? చాపర్తి కుమార్ గాడ్గే, బీసీ రాజ్యాధికార సమితి కోర్ కమిటీ సభ్యులు, తెలంగాణ. डिमांड क्या है आज आप? ఈరోజు ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ కేంద్రంలో మరి ధర్నా చేస్తున్న కారణం ఏంటంటే, ప్రధానంగా డిమాండ్ ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు రాజ్యాధికార దిశగా రాజ్యాధికార హక్కులు లేవు. ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి, ఎస్టీలకు ఉన్నాయి, కానీ బీసీలకు రిజర్వేషన్లు చట్టసభలలో, స్థానిక సంస్థలలో రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. అంటే సర్పంచ్, ఎంపీటీసీలకు, స్థానిక కార్పొరేషన్లకు బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఉన్నట్టు ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు కూడా చట్టసభలో అంటే అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ లో బీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ప్రధాన డిమాండ్ గా ఈరోజు మా దీక్ష చేస్తున్నాం. మరి ఈ రోజు 75 వసంతాల పండుగ, భారతదేశం మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన కాంచి 75 వసంతాలు గడిచిన పండుగని ప్రతి ఇంటి మీద జెండా ఎగరడం జరిగినది. జెండా స్వతంత్ర ఫలంగా ఉన్నది తప్ప ఆ స్వతంత్ర దేశంలో బీసీలకు సముచిత స్థానం లేదు. అంటే రాజ్యాధికార దిశగా రిజర్వేషన్లు లేవు, ఆర్థిక వనరుల్లో బలోపేతం లేదు, విద్యాపరంగా వెనుకబడ్డారు, ఉద్యోగపరంగా వెనుకబడ్డారు. మరి ఇప్పటికీ ఇంకా చేతి కుల వృత్తిలో మీరు కులాలు చేసుకోండి అంటే, తెలంగాణ విషయానికి చూసుకుంటే రజకులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చాడు, లాండ్రీ షాప్ ఇస్త్రీ చేసుకునేందుకు. అదే గొల్ల కురుములకు గొర్రెలు లోనుగా ఇస్తున్నారు. అదే రకంగా ముదిరాజులకు చేప పిల్లలు ఇస్తున్నారు ఉచితంగా. అంటే ఇంకా మీ కులాలు మీరు అలాగనే పనిచేయాలి, మేము ఆధిపత్య వర్గాలము, అగ్ర కుల పార్టీలము, మేము అధికారంలో ఉంటాము అని ఒక సంకేతంగా ఇప్పటికైనా ఇస్తున్నారు. కాబట్టి బీసీ ప్రజలు, తెలుగు రాష్ట్రాలు, అటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ ప్రజలు ఒకసారి గమనించి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకు ఎందుకు ఓటు హక్కు కల్పించారు, ఆ ఓటు హక్కు ద్వారా మనం ఏం ఫలాన్ని అందిస్తున్నాం, మరి ఓటు ద్వారా మనకు విద్య వచ్చింది, మరి ఆ ఓటు ద్వారా మన వీధిలోకి రోడ్డు వచ్చింది, మన వీధిలో కరెంట్ వచ్చింది, మనకు ఈ దేశ పౌరుడిగా ఆత్మగౌరవంగా ఒక బలమైన ఆయుధంగా ఓటు వచ్చింది. మరి ఆ ఓటును మనం జ్ఞానంగా చైతన్యం చేసుకొని నిజాయితీగా నిర్భయంగా మన బీసీ ప్రజలకు, మన బీసీకి మన ఓటు అనే మన ఓటు మనకేసుకొని మనం అధికారం వైపు వచ్చినప్పుడే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు నిజమైన ఫలాలు అంతాయని మా యొక్క రిక్వెస్ట్, డిమాండ్. థ్యాంక్ యూ మేడం.